ये एक मांगा नो लॉन्गर ह्यूमन बीइंग बाय ओसामारू फुरुया एंड ब्रो आई कैन एश्योर यू दैट ये स्टोरी सुनने के बाद तुम अपने लाइफ के हर डिसीजंस लेने के पहले 100 बार सोचोगे। एंड मैं फ्रीक्वेंटली हॉरर एंड मर्डर स्टोरीज पढ़ता हूँ, दैट्स व्हाई मुझे लगा था कि मैं इसके हॉरर्स को हैंडल कर पाऊंगा, बट आई वाज टू रॉन्ग। एंड ये पढ़ने के बाद मैं 2 दिन इसके बारे में पूरे दिन सोच रहा था। एंड कंटेंट वार्निंग, अगर तुम थोड़े से भी डिप्रेस्ड हो या फिर सैड हो और तुम कोई भी वायलेंस रिलेटेड चीज से हैंडल नहीं कर सकते हो, दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। एंड तुम अभी ये छोड़ के जा सकते हो बिकॉज ये बुक एक सुसाइड नोट है। एंड कैसे तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल देते हैं। एंड आई एम सॉरी बिकॉज आज तुम तुम्हारे अंदर बहुत अजीब अजीब इमोशंस विटनेस करोगे अगर तुम एक बार स्टोरी को डीपली समझ गए। So without wasting any more time, let's deep dive into the story of No Longer Human Being. So the 1940 novel by the Japanese author Osamu Dazai, No Longer Human Being, में हमें एक टीनेजर लड़के के बारे में बताया गया है जो कि अपने ट्रू सेल्फ को दूसरे कोई को नहीं दिखा पाता एंड वो आखिर में डिस्क्वालीफाई हो जाता है एक ह्यूमन बीइंग से। एंड इस बुक के पब्लिश के 1 महीने पहले ही इस बुक का ऑथर ओसामू डेजाई अपनी जान ले लेता है एट द एज ऑफ 38। एंड इस बुक के द्वारा वो अपने लाइफ को पोर्ट्रे करता है एज अ फिक्शनल कैरेक्टर नेम्ड योजो ओबा। सो आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था दैट कि वो अपने जिंदगी के आखिरी कुछ दिनों में अपने आप को ह्यूमन कहलाने के लायक नहीं बचा। सो लेट्स स्टार्ट नरेटिंग द मास्टरपीस मांगा बाय ओसामारू फुरुया। सो स्टोरी बिगिन होता है हमारे मांगा के असली ऑथर ओसामारू फुरुया से, जो कि अपने नए मांगा के लिए स्टोरी फाइंड आउट कर रहे थे। एंड वो स्टम्बल अपन होते हैं एक आउच डायरी से। एंड आउच डायरी बेसिकली टीनेजर्स लिखते हैं जिसमें वो अपने पेनफुल मेमोरीज को नोट डाउन करते हैं एंड ये उन्हें मेंटली स्ट्रॉन्ग रहने में मदद करता है। सो एट द बिगिनिंग हमें 3 फोटोज दिखाई देते हैं। पहला जिसमें एक बच्चा 6 साल का होता है एंड उसके फैमिली के साथ उसका एक फोटो है। एंड इसमें क्लियरली दिखाई दे रहा है दैट कि वो बच्चा फेक स्माइल कर रहा था। एंड दूसरा फोटो जिसमें वो 25 साल का होता है, तो उसके बाल पूरे सफेद हो गए थे एंड वो एक 50 साल के बुढ़े के जैसा लग रहा था एंड वो देखने बिल्कुल भी इंसान नहीं लग रहा था। एंड थर्ड फोटो जिसमें वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह लग रहा था जबकि वो 17 साल का था। सो 17 से लेके 25 तक उसके साथ ऐसा क्या हुआ था दैट ये वो एक इंसान कहलाने के लायक नहीं बचा। एंड उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, चलो हम एक साथ जाने। एंड ये डायरी टोटल 12 एंट्रीज में डिवाइडेड है। तो ये वीडियो बाकी के वीडियो से थोड़ी लंबी होगी, बट आई कैन एश्योर यू दैट ये वीडियो देखते हुए तुम तुम्हारे अंदर बहुत अजीब अजीब इमोशंस विटनेस करोगे। आई हैव लिव्ड अ लाइफ फुल ऑफ शेम। तो ये कोर्स से डायरी स्टार्ट होता है। सो योजो वो हमारा मेन कैरेक्टर है एंड जब से वो पैदा हुआ है तब से लेके अब तक वो एक क्लाउन का रोल प्ले करता है। मतलब वो हमेशा खुद को डम प्रूव करता है एंड वो हर समय हंसते रहता है ताकि लोग उसे पसंद करे। एंड वो ये काम पास्ट 17 साल से कर रहा होता है एंड नाउ वो इस चीज में परफेक्ट हो चुका है। सो योजो को हमेशा से पेंटिंग पसंद है, दैट्स व्हाई वो एक ड्राइंग स्कूल ज्वाइन करता है। एंड वो उधर खुद को एज अ क्लाउन पोर्ट्रेट नहीं करता है एंड उधर ही उसकी मुलाकात होती है एक नए बंदे से, मसाओ होरिकी। एंड ये नाम याद रखना। एंड होरिकी भी उसके जैसा एक क्लाउन होता है, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट कि उसका क्लाउनिंग इंटेंशनल नहीं होता है एंड उसका पर्सनैलिटी कुछ ऐसा था। एंड हमारा यूजो एक अमीर बाप का बेटा होता है एंड दैट्स व्हाई होरिकी इसका फायदा उठा के उसके साथ दारू, सिगरेट, लड़कीबाजी ये सब करता है। बट योजो मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोई इमोशंस फील नहीं कर पाता एंड दैट्स व्हाई उसे बार बार क्लाउन बनना पड़ता है। एंड उसे ह्यूमन बीइंग से बहुत डर लगता है क्योंकि वो ह्यूमंस के कॉम्प्लेक्स नेचर को समझ नहीं पाता। ह्यूमन बीइंग्स टेरिफाई मी। आई पोर द वेट ऑफ डजन मिसफॉर्चून्स, such misfortunes that had a fellow man taken on a single one of them, I could not but think would destroy him. So योजो ह्यूमन इमोशंस को समझ नहीं पाता एंड इसलिए क्लाउनिंग उसका लास्ट डिच अटेम्प्ट है जिंदगी जीने के लिए। एंड सिर्फ क्लाउन बनने के बाद वो ह्यूमन से कनेक्ट कर पाता है एंड वो उसके पूरे क्लास के लिए बस एक जोक है एंड वो यही चाहता है। सो होरिकी योजो को कुछ दिन बाद एक जगह लेके जाता है क्योंकि उसे उस जगह में एक लड़की पसंद आता है एंड ये प्लेस एक पॉलिटिकल गेट टुगेदर स्पॉट है। एंड इन जापान ड्यूरिंग द 1920s लेबर पॉलिटिकल पार्टीज बहुत कॉमन थे जो कि लेबरर्स के पुअर कंडीशंस को इम्प्रूव करना चाहते थे एंड जापान एट दैट टाइम मिलिटरिस्टिक हो रहा था एंड दैट्स व्हाई ऐसे लेबर ऑर्गेनाइजेशंस इलीगल डिक्लेयर कर दिए गए थे। एंड योजो जिस अंडरग्राउंड लेबर एसोसिएशन को ज्वाइन करता है वो ग्रेजुअली प्लान कर रहे थे डाइट बिल्डिंग एज वेल एज कुछ मेजर कॉर्पोरेशंस को बॉम्ब अप करने का। एंड हमारा योजो खुद एक अमीर बाप का बेटा होता है
एंड इसलिए वो उधर सबसे अपना आइडेंटिटी छुपा के रखता है। एंड इस पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का लीडर का नाम है सासकी, जो कि एक अनएम्प्लॉयड बंदा था। एंड ये नाम भी याद रख रहा। एंड एक ने सासकी योजो को अपना एक सीक्रेट प्लान शो करता है एंड उसमें हर कॉर्पोरेशन के नाम होते हैं जो कि वो ब्लो अप करने वाले हैं। एंड उन्हीं कंपनीज में उसके डैड का कंपनी का भी नाम होता है। एंड तभी वो सोचता है अगर वो अपने डैड की कंपनी को उड़ा देता है तो उसका डैड का फेस देखने में कैसा होगा। बट उस समय डैड का फेस याद ही नहीं आता है। एंड तभी वो अपने पास्ट मेमोरीज के बारे में सोचता है। एंड हमेशा से उसके डैड उसको एक पपेट की तरह ट्रीट करते हैं एंड वो उसे हमेशा स्माइल करने के लिए बोलते हैं। बट वो असली हैप्पीनेस कभी भी एक्सपीरियंस ही नहीं करता है। उसे इनफैक्ट यही नहीं पता दैट फूड का अच्छा टेस्ट होने का मतलब क्या है। उसके डैड अगर उसके लिए कभी भी कोई गिफ्ट लाते थे तो उसको यही नहीं पता था दैट गिफ्ट रिसीव करने के बाद किसी को हैप्पीनेस भी फील होता है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी भी असली खुशी महसूस ही नहीं किया। एंड तभी उसको अपना एक बचपन का इंसिडेंट याद आता है। तो उसका एक तकेशी नाम का लड़के को अपना एक ड्राइंग दिखाया था एंड तकेशी ड्राइंग देखने के बाद बहुत डर गया था। एंड जो ड्राइंग उसने तकेशी को दिखाया था वो उसके डैड का था। Perhaps I would be better off in jail than spending every night groaning in sleepless agony, terrified of human beings being outside the law. There was something vaguely pleasurable about it. If anything, it put me at ease. So योजो के डैड ने उसके क्रेडिट कार्ड्स एंड अपार्टमेंट जिधर वो रहता था वो सब सीज कर लिए बिकॉज योजो ने स्कूल जाना बिल्कुल बंद कर दिया था। एंड योजो के बड़े भाई ने उसको धक्के मार के उसके अपार्टमेंट से निकाल दिया एंड योजो को एक बहुत मीडियोकर अपार्टमेंट शिफ्ट कर दिया था। एंड एज वी नो योजो एक अमीर बाव का बेटा था, दैट्स व्हाई उसको 60,000 yen का मंथली पॉकेट मनी भी बहुत कम लग रहा था। एंड योजो को लिकर एंड प्रोस्टिट्यूशन की लत थी एंड हेंस उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। एंड फिर वो वही जगह जाता है जहाँ पे लेबर्स एसोसिएशन था एंड उधर एक लड़की मिसाकी योजो के प्यार में पड़ जाती है एंड उसको खाना भी खिलाती है एंड पैसे भी देती है बिकॉज आवर योजो वाज वेरी हैंडसम। एंड ऑन द अदर हैंड ससाकी जो कि उनका लीडर होता है वो बोलता है दैट उन्होंने एक बॉम्ब बनाया है कॉर्पोरेशंस को ब्लो अप करने के लिए। एंड ससाकी योजो को एज अ कैप्टन अपॉइंट करता है बिकॉज उनके हिसाब से योजो बहुत इंटेलिजेंट था एंड वो जापान में सोशलिज्म लाने में हेल्प कर सकता है। एंड योजो मिसाकी के ऊपर खाने के लिए पूरा डिपेंडेंट हो गया था एंड योजो बोलता है दैट उसे एक लैपटॉप चाहिए एंड मिसाकी उसको तुरंत एक लैपटॉप खरीद के दे देती है। एंड लेटर एट दैट नाइट योजो स्टार्टेड बैंगिंग मिसाकी एंड जब वो कर रहे थे तब उनके दरवाजे में कोई नॉक करता है एंड बोलता है डिलीवरी। एंड योजो जब दरवाजे की होल से देखता है तब उधर कोई नहीं होता है बट उस बंदे की आवाज योजो पहचान जाता है एंड दरवाजे के उस साइड ससाकी था एंड हमें पता चलता है दैट मिसाकी ससाकी की गर्लफ्रेंड थी। एंड योजो तब डर के पीछे के विंडो से भाग जाता है एंड योजो तो समझ जाता है दैट ससाकी ने योजो को मिसाकी से दूर करने के लिए उसको कैप्टन बनाया था। एंड नाउ योजो इज होमलेस एंड योजो बारिश में भीगते हुए एक बार में जाता है एंड उधर उसके पास पैसे नहीं थे बट एक वेट्रेस ने उसको ड्रिंक्स एंड खाने के लिए पे कर दिया था बिकॉज योजो बहुत क्यूट था। एंड अगिया जो वेट्रेस थी वो बाद में देखती है दैट योजो बारिश में बार के बाहर सोया था एंड वो योजो को घर लेके जाती है बट योजो जब अगिया के साथ करता है तब उसे लगता है दैट ये वो समुद्र के ऊपर फ्लोट कर रहा था एंड उसका हस्बैंड जेल में था एंड योजो को अगिया के बॉडी में से जो लोनलीनेस रेडिएट हो रहा था वो उसको बहुत कंफर्टिंग लग रहा था बिकॉज योजो किसी लड़की को इंसान नहीं सोचता था बिकॉज वो जब किसी लड़की के साथ होता था तभी वो ट्रूली स्माइल कर पाता था बट वो ह्यूमन बीइंग से कभी भी कनेक्टेड फील नहीं करता था। दैट्स व्हाई उसको प्रोस्टिट्यूट्स कभी इंसान नहीं लगते थे बिकॉज वो उनके पास हैप्पीनेस फील करता था। कुछ कंफ्यूजिंग है बट सुन लो। एंड अगिया के साथ जब वो रहता है तब वो उस फीलिंग को सिर्फ एक ही वर्ड से एक्सप्रेस करता है, राइट नाउ I feel forlorn. When I nestled up against her, my own body was enveloped by that current of loneliness, which seemed to converge with the channel of prickly melancholy within me. Like dead leaves that settles on an underwater rock, I was able to free myself from fear and anxiety. अब योजो जब अगिया को छोड़ के जा रहा होता है तब अगिया उसे 50,000 येन देती है एंड योजो भी खुशी खुशी ले लेता है। एंड फिर योजो अपना अपार्टमेंट में जाता है अपना मंथली अलाउंस कलेक्ट करने के लिए जो कि उसके फादर उसको भेजता है बट फिर वो देखता है दैट उसके रूम का डोर खुला होता है एंड तभी उसको पता चलता है दैट उसके अपार्टमेंट में कोई रह रहा था
एंड फिर योजो को कुछ देर बाद दरवाजे के नॉक का आवाज सुनाई देता है एंड उसके अपार्टमेंट में सासाकी एंड उसके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स रह रहे थे। बट योजो दरवाजा नहीं खोलता है क्योंकि उसे लगता है अगर वो दरवाजा खोलेगा तो वो उसे मार डालेंगे, क्योंकि योजो उनके सीरियल प्लान्स के बारे में बहुत कुछ जानता था। टाइम टेक्स बट उसका मंथली अलाउंस अभी तक नहीं आया एंड तभी उसे एक रेगुलर मेल मिलता है एंड इसमें लिखा होता है, डियर योजो, हमने तुम्हारे स्कूल से जाना है दैट तुम्हारे पास एनफ क्रेडिट्स नहीं है तुम्हारे एकेडमिक सेशन में प्रोग्रेस करने के लिए एंड तुम्हें ये ईयर स्कूल फिर से रिपीट करना पड़ेगा। पिताजी इस बारे में बहुत गुस्सा है एंड पिताजी ने बोला है दैट वो तुम्हें डिसोन कर रहे हैं एंड वो तुम्हें और अलाउंस नहीं भेजेंगे। एंड फिर योजो अपना सामान पैक करके ऊपर के छत से भाग जाता है एंड फिर योजो फिर से होमलेस हो जाता है। 1 month later, रास्ते में 1 महीने रहने के बाद योजो उसके स्कूल फ्रेंड होरिकी को कॉल करता है एंड उससे मिलने के लिए पूछता है एंड फिर योजो होरिकी को उसके कंडीशन के बारे में बोलता है एंड योजो उसे बोलता है दैट वो पैसे कमाने के लिए एक ऑथर बनेगा एंड वो एक नोवेल लिखेगा जो कि डायरी की तरह पढ़ा जाएगा, लेकिन वो नोवेल का फर्स्ट लाइन सोच नहीं पा रहा था। एंड फिर वही योजो और होरिकी दारू पीते हैं एंड योजो अपने सब पैसे उड़ाना स्टार्ट कर देता है जो अगिया ने उसे दिया था एंड फिर वो एक क्लब में जाता है एंड होरिकी बोलता है दैट जो भी लड़की उसके पास बैठेगा वो उसे किस करेगा एंड फिर वो योजो को किस कर देता है एंड वो वही क्लब में जाते हैं जहाँ पे अगिया काम करती है एंड फिर होरिकी अगिया को उसके पास बैठने के लिए बोलती है एंड वो उसे किस करने का ट्राई करता है एंड फिर योजो समझ जाता है दैट वो अगिया के लिए असली में केयर करता है एंड वो होरिकी को रोकने पहले ही होरिकी गिव अप कर देता है बिकॉज ही लाइक्स गर्ल्स विथ मच बिगर बूबीज। एंड फिर योजो अगिया के घर में जाता है एंड यू नो द रेस्ट। एंड द नेक्स्ट डे योजो एंड अगिया समुद्र देखने के लिए कामाकुरा की तरफ ट्रेन से निकल जाते हैं एंड अगिया उसे बोलती है दैट वो मरना चाहती है एंड यू नो योजो क्या बोलता है, कूल। एंड फिर योजो बोलता है वी कैन डाई टुगेदर एंड अगिया ये सुन के इमोशनल हो जाती है एंड देन दे कमिटेड डबल सुसाइड एज अ साइन ऑफ लव। एंड तभी योजो डूबते हुए बोलता है दैट उसके डैड का प्लेटर अब टूट गया है एंड तभी अचानक योजो डिसाइड करते हैं दैट उसे इतने जल्दी नहीं मरना है एंड फिर उधर के लोकल्स योजो को बचा लेते हैं बट अगिया मर जाती है एंड रिगर मोर्स की वजह से उसका लेफ्ट आर्म ऊपर की तरह उठ जाता है एंड उसके हैंड में एक बटरफ्लाई का टैटू होता है जो कि लगता है उड़ रहा है एंड तभी योजो अपनी डायरी का फर्स्ट लाइन सोचता है, आई हैव लिव्ड अ लाइफ फुल ऑफ शेम अराउंड ऑन द वर्ड दैट स्लिड फ्रॉम माय लिप्स फॉर द फर्स्ट टाइम सी टू सीम टू बी वेरी ऑफ द effort of human being and when I thought about my fear of the world, the complications, money, the movement, women, my studies, I just could not bear the idea of living anymore. So with a light heart, I decided to go along with her proposal. The women died, I alone was saved. अब हम देखते हैं that यूजो अकेले एक हॉस्पिटल में एडमिटेड है एंड हॉस्पिटल वालों ने यूजो के फैमिली से कांटेक्ट भी किया बट नो रेस्पॉन्स। उन्होंने बस हॉस्पिटल में पैसे ट्रांसफर कर दिए एंड हम बाद में देखते हैं दैट एक डिटेक्टिव उसके रूम में आता है एंड उसे उस इंसिडेंट के बारे में बहुत सवाल पूछता है एंड ओनली डिटेक्टिव बहुत परसिस्टेंट था उन दोनों के इंटीमेट टाइम्स के क्वेश्चंस को लेकर। सेवरल डेज लेटर यूजो कुछ दिन पुलिस की कस्टडी में रहता है एंड यूजो को अगिया की बहुत याद आ रही थी एंड ये फर्स्ट टाइम था दैट यूजो किसी ह्यूमन बीइंग के साथ कनेक्टेड फील कर रहा था बिकॉज वो भी इसकी तरह सेम लोनलीनेस रेडिएट कर रही थी। A smear on the wall looked like a swallowtail butterfly. When alone, I just sniveled. Then कुछ दिन और सवाल जवाब के बाद योजो को लग रहा था दैट उससे रेस्ट ऑफ द लाइफ अगिया की फैमिली को कंपनसेशन देना पड़ेगा एंड उसे इसके लिए एक रियल जॉब करना पड़ेगा। बट योजो ऑडली ये सोचने के बाद बहुत एनर्जाइज फील करता है बिकॉज अब उसके पास लाइफ जीने के लिए एक रीजन है। बट मनी टॉक। योजो की फैमिली ने अगिया की फैमिली को कुछ पैसे देके उसके ऊपर से सब चार्जेस रिमूव कर दिए। I mean, कुछ चंद पैसों की कीमत एक इंसान की लाइफ की तरह वैल्यू होल्ड करती है। फक छोड़ो। एंड अब योजो ओबा का गारंटर फ्राउंडर नाम का एक बंदा होता है जो कि योजो के फादर की कंपनी में काम करता है एंड अब वही योजो का गारंटर है। एंड योजो तब याद करता है दैट जब वो छोटा था तब फ्राउंडर उसके साथ बहुत खेलता था बट
Flounder did not say a word on the way back to Tokyo from Kamakura. And योजो को एक स्टोरेज रूम में रहना पड़ता है. एंड योजो को जब पता चलता है दैट योजो के डैड ने आज्ञा के फैमिली को पैसे देकर मैटर सॉल्व किया है, तब योजो अपने आप को गला दबाकर मारने का ट्राई करता है. बट योजो इतना कावर्ड होता है दैट वो अपने आप को मार भी नहीं पाता है, लेकिन वो जीना भी नहीं चाहता है. एंड उससे अब ह्यूमन से और भी ज्यादा डर लगने लगता है. आई सफर व्हेनेवर आई गो, आई सफोकेट. सो योजो का लाइफ फ्लाउंडर के घर में रहने के बाद पूरा मोनोटोनस हो गया था. ईट, शिट एंड स्लीप. एंड बाय देन वो अगिया जिसको वो रियली पसंद करता था उसका फेस भी वो याद नहीं कर पा रहा था. दस ब्रीथिंग बट डेड. एंड फिर एक दिन योजो कुछ बहाने बना के घर से भाग जाता है. एंड तभी उसे अपना स्कूल टाइम फ्रेंड होरिकी का एड्रेस अपने पर्स में मिलता है. एंड वो ढूंढे ढूंढे उसके घर में चला जाता है. एंड होरिकी योजो के ऊपर बहुत गुस्सा था बिकॉज उसने जब डबल सुसाइड अटेम्प्ट किया था तब पुलिस ने होरिकी से बहुत सवाल पूछे थे. एंड होरिकी अब एक मांगा का बन चुका था. दैट्स व्हाई वो बहुत बिजी था. एंड उसके घर में ही योजो की मुलाकात होती है एक लड़की से, शिजुको तनाकी, ये नाम याद रखना. एंड फ्लाउंडर को पता चल जाता है दैट योजो भागने का ट्राई कर रहा है. दैट्स व्हाई वो अपने लड़का मसातो को होरिकी के घर भेजता है बिकॉज आई थिंक मसातो योजो को पीछा कर रहा था बिकॉज फ्लाउंडर ने उससे आई थिंक बोला होगा. एंड बीच रास्ते में योजो मसातो को धक्का देकर भाग जाता है एंड वो फिर से होमलेस हो जाता है. फिर उसे याद आता है दैट उसके पास शिजुको का कार्ड है. एंड योजो उसे पार्ट टाइम जॉब के लिए पूछता है. एंड वी ऑल नो द रेस्ट. आई एम अ जीनियस, पैरासाइट ऑन वुमेन. आई हैव nowhere left to survive. I had nowhere to return to. There was nowhere I could go, Horiki. As I realized that a guy like Horiki was my only succor in the whole world, I was overcome with a terrible sensation that chilled my very spine. So, ये तक तो वीडियो. आई होप तो वीडियो पसंद आया होगा. Well, मैंने पहले सोचा था कि मैं पूरा वीडियो एक ही बार में एडिट कर लूँगा बट इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू एडिट ए 40 minutes वीडियो इन फोन. मेरा फाइल बार बार क्रैश मार रहा था. दैट्स व्हाई मेरे को डर भी लग रहा था एक साइड में कि मेरा फाइल करप्ट ना हो जाए. सो मेरे को ये वीडियो ना चाहते हुए भी 2 बार में डिवाइड करना पड़ा. तो इसका सेकंड पार्ट आई होप अगले 1-2 हफ्ते में आ ही जाएगा. होप सो. एंड अगर तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना. I'll not tell you to subscribe because किसी भी बंदे का 4-5 वीडियो देखने से पहले मैं ही किसी को सब्सक्राइब नहीं करता. तो मैं तुम्हें क्या बोलूँ, बट मेक श्योर टू लीव अ कमेंट बिकॉज मुझे तुम्हारे कमेंट्स पढ़ने में मजा आता है. एंड मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ लेकिन मैं कंसिस्टेंट मेंटेन करने का कोशिश जरूर करूंगा. सो ब्रेक्सिट.